हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का फोकस कॉन्सेप्ट्स में। आज जिस पेपर के हम मैथ्स के सॉल्यूशंस करने वाले हैं, ये पेपर रहेगा पीजीटी म्यूज़िक फीमेल। 31 जुलाई 2021 की आंसर की है, जिसकी टाइमिंग 9 से 12 थी। बाकी मैथ्स के नो डाउट इसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं और इसीलिए मैं इसको लेकर भी आया हूँ, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको हेल्प मिल सके। टोटल इस पीडीएफ में आज मैंने मैथ्स के 20 क्वेश्चन रखे हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। बाकी उन्हीं क्वेश्चंस को वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है और यहाँ आपसे जो मान पूछा जा रहा है वो लगभग पूछा जा रहा है, तो आपको कैलकुलेशन भी लगभग में ही करनी है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 1/24.89, तो इसको आप लगभग 25 लिख सकते हो। उसी तरीके से देखो 99.89, आप इसको लगभग 100 लिख सकते हो। अंडर रूट आपको जिस नंबर का निकालना है, तो इसके लगभग 625 एक नंबर होता है जिसका अंडर रूट होता है 25, तो आप इसको 25 लिखोगे। और बिल्कुल लास्ट में जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, हम इसको 121 लिख सकते हैं जिसका अंडर रूट होता है 11। अब ये ब्रैकेट देखो 125 बना रहे हैं और 25 के टेबल में 125 5 बारी में आता है, तो बस 5 + 11 यानी कि लगभग जो इसका आंसर रहेगा वो 16 रहेगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, डीआई का क्वेश्चन है। आपको पाई चार्ट दिखा रखा है और आपको बता रखा है कि यहाँ पर इस पाई चार्ट में विभिन्न मद है। एक परिवार 50,000 रुपये जिसकी आय है, किस मद पर कितना % वो खर्च करता है। तो ये चीज़ आपको दिखा रखी है देखो, और आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कपड़े और शिक्षा पर जो परिवार खर्च करता है राशि, उसका औसत क्या है। तो सबसे पहले देखो, ये जो औसत है ना, ये आप परसेंटेज में निकालोगे। वस्त्र जिसका मतलब कपड़े होता है, वो आपको नज़र आ रहा है 5% है, और शिक्षा आपको नज़र आ रहा है 30% है। तो 5 और 30 का जो एवरेज होता है, आप समझ रहे हो, 5 और 30 35 का आधा 17.5 होगा। तो बस आपको क्या करना है कि 17.5% निकालना है। और किसका निकालना है 17.5%? टोटल आय का, यानी कि 50,000 का। बाकी जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बहुत आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा 8750। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है देखो, टाइम एंड डिस्टेंस से है और एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसकी लैंग्वेज समझनी होगी। कहता है कि 2 रेलगाड़ियाँ हैं और एक ही दिशा में, मतलब सेम डायरेक्शन में, पैरेलल ट्रैक्स पर चलती है। स्पीड एक की 80 है और एक की 65 है। अब ये जो तेज़ चलने वाली ट्रेन है, ये असल में एक, मतलब जो धीरे चलने वाली ट्रेन है ना, उसको नहीं पार करती, उसमें बैठे हुए एक व्यक्ति को पार करती है, और 72 सेकंड में। बस यही वो लाइन है जो आपको समझनी है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, देखो पहले आगे पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन। कहता है कि भाई जो तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी है, तो उसकी लंबाई 3/4 है धीरे चलने वाली रेलगाड़ी से। अब यहीं से शुरुआत करेंगे। देखो जैसे कि एक ट्रेन यहाँ पर तेज़ चलने वाली है, फास्टर, उसको हम एफ़ बोल देते हैं, और एक धीरे चलने वाली यानी कि स्लोअर, जिसको हम एस से डिनोट करेंगे। तो ये जो आपको फ्रैक्शन नज़र आ रहा है 3/4, आप समझते हो हर फ्रैक्शन में जो नीचे वाला नंबर होता है ना, ये आपको बताता है जिससे तुलना हो रही है। और तुलना देखो यहाँ पर धीरे चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई से हो रही है। तो आप मानोगे कि जो धीरे चलने वाली ट्रेन है उसकी लंबाई 4 है और तेज़ चलने वाली 3 है। इस बात को देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ अलग से, कि जो धीरे चलने वाली ट्रेन है उसकी लंबाई 4 के रेशियो में और तेज़ चलने वाली ट्रेन की लंबाई है 3 के रेशियो में। और अब आ जाते हैं अपना वापस इसी लाइन पर। तो इस लाइन का मतलब देखो कुछ इस तरीके से है कि मतलब एक जो ट्रेन चल रही है धीरे गति से, जिसकी स्पीड आपको ऊपर नज़र आ रही है 65 किलोमीटर पर आवर, और इसी के पीछे एक तेज़ चलने वाली ट्रेन है जिसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। और ये जो तेज़ चलने वाली ट्रेन है देखो, ये एक आदमी को पार कर रही है सिर्फ, और आदमी को पार करने के लिए इस ट्रेन को चलनी होगी अपनी लंबाई जितनी दूरी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो मैं डिस्टेंस निकालूंगा, ये डिस्टेंस का मतलब है लंबाई। किसकी लंबाई? तेज़ चलने वाली ट्रेन की। और डिस्टेंस निकालते कैसे, आप समझते हो, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड का आपको ध्यान रखना है। देखो जब भी दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो स्पीड जो होती है ना माइनस होती है। तो 15 की स्पीड से आप बोलोगे ये कवर करेगी, इसको पार करेगी। अब क्योंकि ये स्पीड भाई किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए आप इसको 5/18 से भी मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपकी स्पीड आ गई
और इसी स्पीड से 72 सेकंड में पार किया है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो आपको डिस्टेंस या फिर जो लंबाई मिल रही है फास्टर ट्रेन की 15 गुना 5 75 और 75 गुना 4 300 मिल रही है। तो इसका मतलब है ये 3 की वैल्यू है। अगर 3 की वैल्यू 300 है तो 4 की वैल्यू आप समझ रहे हो 400 होगी। तो स्लोअर यानी कि धीरे चलने वाली ट्रेन की जो लंबाई है वो है 400 मीटर। इसके बाद आ जाते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 4 में। इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बार ग्राफ दिखा रखा है और बता रखा है कि भाई PQRS 4 कंपनी है और आपको बता रखा है कि राजस्व 2019 में और 2020 में कितना कितना राजस्व है लाखों में, यहाँ देखो आपको बता रखा है। और बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको समझाऊँ तो कहने का मतलब क्या है, देखो राजस्व जो होता है ना ये सेलिंग प्राइस होता है एक तरीके से, मतलब इसमें लागत मूल्य भी होता है और लाभ भी होता है। तो राजस्व को आप समझोगे सेलिंग प्राइस। आपको बता रखा है 2019 और 2020 में जो लागत मूल्य है ना वो दोनों वर्ष के लिए 50-50 लाख रुपए है। तो दोनों वर्षों में मिलाकर लाभ कितना होगा और लाभ कैसे निकलता है, तो एसपी में से सीपी घटाना होता है, मतलब विक्रय में से क्रय। अब क्रय तो देखो आपको नज़र आ रहा है 50-50 लाख है दोनों साल का, लेकिन ये विक्रय कैसे निकलेगा, तो 2019 का विक्रय निकलेगा इन ब्लू वाले नंबर्स को जोड़ने पर। तो इनको जोड़ना शुरू करते हैं। देखो 30 और 50 80 और 10 90 और 5 95। तो 2095 में जो राजस्व है जिसे आप सेलिंग प्राइस कह सकते हो वो 95 है और लागत मूल्य 50 है। तो आप समझ पा रहे हो यहाँ से प्रॉफिट आपको मिला 45। उसी तरीके से 2020 की बात करें तो सेलिंग प्राइस राजस्व कितना होगा जोड़ना पड़ेगा। तो ऑरेंज वाले नंबर सब आपको जोड़ने हैं। 33 और 52 85 और 12 आप जोड़ते हो 97 और 10 107, जबकि क्रय मूल्य तो 50 ही है। तो यहाँ से आपको प्रॉफिट मिला 57। अब ये जो टोटल प्रॉफिट है ये आपको पता लगाना है। आप दोनों को जोड़ोगे तो बहुत आसानी से 102 आंसर मिल रहे हैं आपको। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखो आपको एक त्रिभुज की 3 साइडों का गुणनफल दे रखा है। कहने का मतलब है कि यहाँ एक देखो अगर मैं ट्रायंगल बनाऊँ त्रिभुज तो उसकी 3 साइड्स रही होगी A B और C। तो असल में तीनों साइड्स का गुणनफल नहीं बल्कि गुणनफल का भी वर्ग बता रखा है, मतलब प्रोडक्ट का स्क्वायर। लिख देते हैं इस बात को। ABC का स्क्वायर हमें दे रखा है 900। तो आप यहाँ से देखो ABC की वैल्यू निकाल सकते हो जो कि √900 बनेगी यानी कि 30। अब थोड़ा सा आगे अगर पढ़े तो बता हमें ये रखा है कि भाई इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल। अब परिवृत्त का क्या मतलब होता है, सरकम सर्कल, एक ऐसा सर्कल जो इस ट्रायंगल को घेरेगा, मतलब जो इसके बाहर बनेगा, तीनों वर्टेक्स से गुजरता हुआ बनेगा। तो सर्कल है देखो ये, और सर्कल कोई भी हो चाहे वो इन सर्कल हो सरकम सर्कल हो, बट उसका एरिया आप समझते हो πr² होता है। तो इस सर्कल का एरिया आपको दे रखा है देखो 9 पाई। तो यहाँ से आपको ना r² की वैल्यू 9 मिल रही है या फिर आप कह सकते हो r की वैल्यू 3 मिल रही है। अब आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और आपको देखो याद होगा ये, वरना वरना अभी आप इसको याद कर लेना कि अगर कभी भी जैसे ये सरकम सर्कल बन रखा होता है परिवृत्त, तो इस केस में ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं उसका एक फार्मूला होता है। और वो फार्मूला क्या होता है देखो ट्रायंगल का, कि ABC अपॉन में 4 इंटू में R। अब ABC देखो एज इट इज़ आपके सामने लिखा है 30, मैं यहाँ लिख देता हूँ। और 4R का मतलब आप समझ रहे हो 4 इंटू 3 यानी कि 12। और जब आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो बहुत आसानी से आपको एरिया मिल जाएगा 2.5। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ आपको बता रखा है कि चिंकी पिंकी और टिंकी, मतलब ये तीनों मिलकर 8 घंटे में 240 चॉकलेट खा सकते हैं। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि 8 घंटे में 240 खा सकते हैं तो 1 घंटे में तीनों मिलाकर कितनी चॉकलेट खा सकते हैं, तो आप बोलोगे 240/8 यानी कि 30। तो तीनों मिलकर सबसे पहली बात तो ये है कि 1 घंटे में मिलकर 30 चॉकलेट खा सकते हैं। आगे क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं। कहता है 1 घंटे में पिंकी टिंकी की तुलना में जितना अधिक चॉकलेट खा सकती है, बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल उतनी ही
टिंकी भी चिंकी से अधिक चॉकलेट खा सकती है। आगे बताया कि भाई चिंकी 3 घंटे में उतनी ही चॉकलेट खा सकती है जितनी पिंकी 2 घंटे में खा सकती है। और यहीं से आपको शुरुआत करनी है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे कि आपको बताया कि चिंकी 3 घंटे में जितनी चॉकलेट खा सकती है उतना ही पिंकी 2 घंटे में खा सकती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सी और पी का रेशियो बताओ तो आप समझते हो वैल्यूज़ पलट जाती है। आप बोलोगे 2 और 3। तो 2 और 3 क्या है यहाँ पर, एक एक घंटे में ये दोनों कितनी चॉकलेट खा सकते हैं। अब बात करते हैं देखो इस लाइन की कि 1 घंटे में पिंकी जितनी अधिक चॉकलेट खा सकती है टिंकी से, टिंकी भी उतनी ही अधिक चॉकलेट खा सकती है किससे, चिंकी से। तो अगर आप समझ पा रहे हो तो टिंकी यहाँ पर ना एवरेज होगी, मतलब वो बिल्कुल दोनों वैल्यूज़ के बीच में होगी और उसी को एवरेज बोलते हैं। तो टी जैसे कि एवरेज है सी और पी का। 2 और 3 का एवरेज आप समझते हो 2.5 होता है। डेसिमल से बचने के लिए आप इनको डबल कर लो, 4 और 6 भी लिख सकते हो। यहाँ लिख देते हैं देखो, पिंकी 6 और चिंकी 4 और दोनों का एवरेज आप समझ रहे हो 5। तो तीनों की क्षमताएं आ चुकी है 1 घंटे में कौन कितनी चॉकलेट खा सकती है। अगर आप इन तीनों को जोड़ के देखोगे तो तीनों मिलकर 1 घंटे में 15 चॉकलेट खा रही है, जबकि रियल डाटा 30 है। तो यानी कि डबल। तो आप इन सबको भी अगर डबल करते हो तो आपको रियल एफिशिएंसी मिल जाएगी। और पिंकीज़ की एफिशिएंसी हमें चाहिए और आपको नज़र आ रही है 12। तो पिंकी भाई 1 घंटे में 12 खा सकती है, 5 घंटे में पूछा है। तो आप समझ पा रहे हो कि 60 चॉकलेट वो खा सकती है। अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस से है क्वेश्चन और काफ़ी मतलब पॉपुलर क्वेश्चन है, काफ़ी आता है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 17% की हानि पर बेचा। यदि उसने इस वस्तु को 87.29 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 12% का लाभ होता। अब यहाँ से देखो आप इतनी बात से ना क्रय मूल्य निकाल सकते हो, यानी कि सीपी। और जैसे ही सीपी आ जाएगा तो फिर आपको देखो वही वस्तु ना 25% लाभ पर बेचनी है। मतलब आप उसी सीपी का 25% निकाल के जोड़ोगे और सेलिंग प्राइस आ जाएगा, वही हमसे पूछा है। कैसे करना है समझते हैं। देखो सीपी को आप मान लो 100 रुपये और बस अब आप ये बताओ कि 17% हानि पर ये वस्तु कितने में बेची होगी। तो आप बोलोगे 83। उसके बाद इस डाटा का देखो गलती से यूज़ कर मत लेना, ये रियल डाटा है और अभी आप जो काम कर रहे हो ना अपने डाटा पे कर रहे हो, तो कभी भी ये दोनों डाटा मिक्स नहीं होते। खैर आगे अगर पढ़े तो 12% का लाभ होता है। 12% लाभ का मतलब है कि यही सामान फिर 112 में जाता। अब आपको समझना है कि ये 87.29 क्या था। तो ये देखो कुछ नहीं था, ये दोनों विक्रय मूल्य का अंतर था। और वही विक्रय मूल्यों का अंतर अगर मैं देखूँ तो मेरा 29 बन रहे हैं। तो कुल मिला के 29 की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 87.29। और मैं अगर आपसे पूछूं कि एक की वैल्यू बताओ तो आप बोलोगे 87.29 को डिवाइड करना है 29 से। बाकी हमें सीपी चाहिए यानी 100 की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो, बहुत इजी है। देखो डेसिमल आप हटाओगे तो नीचे एक 100 आ जाएगा, 100 से 100 कटा और 29 बिल्कुल इसको पूरा पूरा 300 एक बारी में काट पा रहा है। तो इसका मतलब है सीपी जो है ना रियल सीपी वो 301 आ चुका है। अब आपको क्या करना है कि इसे 25% लाभ पर बेचना है। 25% का मतलब होता है देखो 1/4 और इस नंबर का 1/4 आप समझ रहे हो। अगर आप इसको 300 भी मान लेते हो तो 300 का 1/4 75 होता है, मतलब 376 पॉइंट कुछ आपका आंसर रहेगा। और आपको देखो नज़र भी आ रहा है, यहीं आप छोड़ दो। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये रेशियो से है। देखो इधर क्या कहता है कि मतलब एक राशि को 3 भाइयों में इस रेशियो में बांटना था, लेकिन गलती से ये पैसा ना देखो इस रेशियो में बट गया। सबसे पहले देखो आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात समझनी है, ये जो रेशियो फ्रैक्शन में है इसको आप सिंपल रेशियो बनाओ। सिंपल रेशियो का मतलब इस तरीके से पूर्णांक में क्या तरीका होता है, नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेना होता है। 60 होता है एलसीएम इन तीनों का और आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 60 से मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा कि ये रेशियो 15:12:10 के बराबर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो पैसा जो बांटना था वो 4:5:6 में बांटना था।
बट गलती से जो ये पैसा बटा, अभी मैंने देखो आपको सिंप्लीफाई करके बताया था, तो ये रेशियो बना था 15:12:10। इस रेशियो में गलती से बटा। अब देखो गलती से जो पैसा बटा है ना, वो रेशियो गलत था, लेकिन जो पैसा था वो दोनों बारी सेम था। तो आपको देखना होगा कि क्या दोनों जगह पैसा बराबर बन रहा है या नहीं बन रहा। ऊपर आप जोड़ोगे 4, 5, 9 और 6 15 बन रहे हैं। नीचे आप देख पा रहे हो 12 मतलब 15 और 12 27 और 10 37। तो सबसे पहले इस पैसे को बराबर बनाओ। उसके लिए देखो आपको क्या करना होगा, ऊपर वाले नंबर्स को 37 से और नीचे वाले नंबर्स को 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। और ये कितना पैसा बना, आप किसी भी एक नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना, ये बनेगा 555। तो 555 रुपये अगर हमने बांटे होते इस रेशियो में, तो फिर ए की बात करेंगे सिर्फ हम, क्योंकि आप आगे देख पा रहे हो ए के बारे में बात हो रही है। तो फिर ए को जो पैसा मिलता वो मिलता देखो 37 × 4 यानी कि 148। 37 को आप दो बारी डबल कर लो 74 और उसका डबल 148। बट ए को भाई गलत रेशियो में बांटने पर पैसा कितना मिला, आप बोलोगे 225। और अगर मैं पूछूं कितना ज़्यादा मिला, तो आप दोनों का डिफरेंस कर लेना और आप बोलोगे 77 ज़्यादा मिला। जबकि हमें बताया 77 नहीं 7700 ज़्यादा मिला है, जो कि 100 गुना है। तो आपने जो भी पैसा टोटल माना था अब उसको 100 से गुना कर दो। तो जो राशि बांटी जानी थी वो इतनी थी, यानी कि 55500। क्वेश्चन नंबर 9 आपको नज़र आ रहा है, देखो परसेंटेज से आप कह सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है एक चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों में से 40% महिलाएं हैं। मतलब अगर टोटल 100 लोग थे तो 100 में से जो फीमेल है वो 40 है। अब मैं आपसे पूछूं मेल कितने हैं, तो आप बोलोगे 60। इसके बाद बात करते हैं मैरिड की, कि विवाहित कौन है। तो 50% महिलाएँ विवाहित हैं। 50% महिलाएँ, 40 का 50%, 50% का मतलब आधा। तो 20 महिलाएँ शादीशुदा हैं, जबकि कुल उम्मीदवारों का 40% शादीशुदा है। और आप समझ रहे हो 100 टोटल है और 100 का 40% 40 ही होता है। और 40 में से अगर 20 महिलाएँ शादीशुदा है तो बाकी के 20 पुरुष होंगे। तो 20 पुरुष यहाँ पर शादीशुदा है, जबकि हमें इनकी वैल्यू दे रखी है देखो 10,000। तो आप जब 10,000 को डिवाइड करोगे 20 से, ताकि आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाए, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू मिलेगी आपको 500। और अभी हमें पता करना है यहाँ पर कुल उम्मीदवार कितने थे, जो कि आपने 100 माने थे, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की जो वैल्यू होगी देखो वो इतनी बनेगी, यानी कि 50,000। क्वेश्चन नंबर 10 देखो टाइम एंड वर्क से है। कहता है कि राम और श्याम एक कार्य को क्रमशः 20 दिन और 25 दिनों में कर सकते हैं कंप्लीट। आगे बढ़ने से पहले एलसीएम ले लेते हैं। 100 बनेगा, टोटल वर्क आप इसको कहते हो। और क्षमता जो बनेगी देखो, राम की 5 बनेगी और श्याम की 4 बनेगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखो कहता है 8 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद शाम को चोट लग जाती है। कहने का मतलब है कि 8 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया, राम और श्याम ने। और राम और श्याम की क्षमता आपके सामने है 5 और 4, जिसको जोड़ोगे तो 9। एक दिन में 9 काम करते हैं, 8 दिन में 72 काम करेंगे। और बचा कितना काम, 28। तो शाम को चोट लगने के बाद क्या हुआ कि वो अपनी क्षमता का ना सिर्फ 50% से ही काम कर सकते हैं। देखो शाम की क्षमता वैसे 4 है, बट 50% का मतलब आधा, 2 की क्षमता से वो काम करेगा। जबकि राम बिल्कुल ठीक ठाक है, 5 की क्षमता से काम करेगा, यानी दोनों मिला करना अब 7 की क्षमता से काम करेंगे। तो 4 दिन देखो यहाँ भी लग गए। तो हमसे पूछा जा रहा है कि भाई ये पूरा काम होने में कितना समय लगा। तो 8 और 4 आप देख पा रहे हो 12 दिन लगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रॉफिट एंड लॉस से है। कहता है कि वस्तु को उसके सामान्य विक्रय मूल्य के 9/10वें भाग पर बेचा जाता है, तो उस पर 20% का लाभ होगा। तो सामान्य बिक्री मूल्य जो भी था उस पर बेचने पर कितना परसेंट लाभ होता था। देखो भाई ये भी क्वेश्चन मतलब RS अग्रवाल से है और काफ़ी रिपीट होता है, हो सकता है आपके पेपर में भी रहे। बड़े ध्यान से समझना है। देखो आप यहाँ पर ना अगर CP को 100 मान लेते हो तो आप कभी भी सेलिंग प्राइस को कुछ नहीं मान पाओगे। उसका कारण ये है कि देखो शुरुआत में कुछ नहीं बताया कितना लाभ हानि होती है।
तो आप मान लो कि जिस रेट पर हमने बेचा था वो रेट एक्स है, मतलब हमने पहले इसको एक्स में बेचा था। अब आपको इसी मूल्य के 9/10 में बेचना है, देखो यहाँ बता रखा है। और जब आप इस मूल्य के 9/10 में बेचोगे तो क्या होता है, 20% का लाभ होता है, यानी यही 100 वाला सामान 120 में जाता है। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, देखो 120 और 9/10 आप समझ पा रहे हो, 10/9 हो जाएगा। बाकी जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 3 से 3 बारी और 3 से 40 बारी घटा, और ये 400/3 बना रहा है। 400/3 का मतलब 133.33 होता है। तो इसका मतलब है यहाँ हम वस्तु को ना इतने रुपए में बेच रहे थे, और जब 100 वाला सामान इतने में बेचेंगे तो आप समझ रहे हो 33.33% का प्रॉफिट होता। बस यही इस सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो मेंसुरेशन का है। कहता है कि एक दीवार है जिसकी लंबाई 9 मीटर है, चौड़ाई 7 मतलब ऊंचाई 7 मीटर है, और मोटाई जिसको आप चौड़ाई कह सकते हो 32.5 सेंटीमीटर है। अब दीवार बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, और जो ईंट आप लगा रहे हो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखो आपको दिखा रखी है। आपसे पूछा जा रहा है कितनी ऐसी ईंट लगेगी। तो मतलब 9-10 से हम ऐसे सवाल करते आ रहे हैं। करना क्या होता है, देखो अगर आपको नंबर ऑफ़ ईंट निकालनी है, ब्रिक्स, तो आप दीवार के वॉल्यूम को डिवाइड करोगे एक ईंट के वॉल्यूम से। दीवार का वॉल्यूम क्या होगा, LBH, और ईंट का भी क्या होगा, LBH। तो सिंपली बस मल्टीप्लाई करके लिखना है, बट यूनिट का थोड़ा ध्यान देना है। देखो यहाँ मीटर है, बाकी हर जगह सेंटीमीटर चल रहा है, तो सबको सेंटीमीटर में बदल के चलते हैं। 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर होते हैं, 7 मीटर में 700 सेंटीमीटर होते हैं, बाकी आगे तो 32.5 दे ही रखा है। तो ये तो हो गया भाई दीवार का आयतन, वॉल्यूम। आप इसको डिवाइड करोगे एक ईंट के आयतन से, जो कि बनेगा कितना, 35 गुना में 12.5 गुना में 6। और बस अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं, देखो डेसिमल से आप डेसिमल काट दो। 35 से ये नंबर 20 बारी कटने वाला है, और 25 से आप इसको 5 बारी काटोगे, जबकि 25 से ये नंबर 25 से कम 25 13 बारी कटेगा। अच्छा, 5 गुना 6 30 होता है, और 900 को 30 बारी में काटेगा। तो 30 गुना 20 गुना 13 मल्टीप्लाई आप करोगे, बड़े आराम से आपको 7800 मिल रहा है, यानी कि 7800 ईंटों की आवश्यकता है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंपल इंटरेस्ट है और अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक निश्चित मूलधन को 3 वर्षों के लिए 8% की साधारण ब्याज की दर से, और उसके अगले 4 वर्षों के लिए 2% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया। तो यह 3 वर्षों के अंत में 600 रुपये और 7 वर्ष के अंत में 880 रुपये था। अब 600 और 880 यहाँ पर अमाउंट है, मिश्रधन है, यानी कि ब्याज समेत। अब बड़े ध्यान से आपको समझना है, देखो आप कैसे ट्रीट करते हो मतलब इस क्वेश्चन को। जैसे कि पहले 3 वर्ष में 8% दर थी, और मैं आपसे पूछूँ कि टोटल ब्याज कितना मिला होगा, आप बोलोगे 3 8%। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूँ, बल्कि इसको देखो मैं थोड़ा और अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ कि कोई पैसा था, जैसे कि वो 3 वर्षों में हमें बता रखा है 600 रुपये हो गया था, और ये मैंने आपको बताया था ये अमाउंट है। और 880 भी देखो यहाँ पर अमाउंट है, जो कि 7 वर्षों में हुआ है 880। और समझा मैं आपको ये रहा था कि 8% प्रतिशत मतलब 8% की दर से 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, आप बोलोगे 3R%। उसी तरीके से आपको हिसाब लगाना है 7 वर्षों तक। तो पहले 3 साल तक R% की दर थी, तो 3R% हो गया। लेकिन अगले 4 वर्ष जो दर थी वो 2R थी, तो 4 गुना 2R, आप बोलोगे 8R%। तो कुल मिलाकर भाई 3 और 8 11, मतलब ये जो 880 रुपये हुआ है ना, तो इसमें ब्याज है 11R%। अब आप किसी भी एक जगह R% की वैल्यू निकाल लो, वरना 3R% की या 11R% की कैसे निकालनी है समझते हैं। अमाउंट और अमाउंट का डिफरेंस देखो आपको पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट होता है। 880 में से अगर आप 600 घटाते हो तो ये 280 रुपये सिंपल इंटरेस्ट है। और कितना सिंपल इंटरेस्ट है, तो इनका डिफरेंस, जो कि 8% आर बन रहे हैं, या फिर 8R% बन रहे हैं। 8R% की वैल्यू 280 है। अगर मैं आपसे पूछूं 1R% की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 280 बटे में 8।
तो इसको सिंप्लीफाई करने पे देखो 35 मिल रही है वैल्यू। और अगर 1R% की वैल्यू 35 है और मैं आपसे पूछूँ 3R% की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 3 गुना 35, और 3 गुना 35 होता है 105। तो यानी कि इस 600 रुपये में 105 रुपये तो ब्याज ही है, और आप घटाओगे तो बाकी का प्रिंसिपल आ जाएगा। तो प्रिंसिपल आपको मिलेगा 495। ये इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो, आपको ABCD का एक रेशियो दे रखा है 6:8:3:4। कहता है भाई A को C से 1500 रुपये अधिक मिलते हैं। आप देखो A को 6 मिल रहा है रेशियो में और C को 3, तो मतलब 3 ज़्यादा मिल रहा है A को, और इसी की वैल्यू आपको 1500 बता रखी है। बाकी आपसे पूछा जा रहा है कि A को B से, मतलब A और B के हिस्सों का अंतर क्या है। A और B का हिस्सा आपके सामने है और अंतर इनका 2 यूनिट बन रहा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। 3 की वैल्यू 1500 है, तो 1 की आप समझ रहे हो 500 है, और 2 की होगी 1000। तो 1000 इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर। बाकी क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल आसान सा है। देखो, सिंप्लीफाई करना है आपको, या आप खुद से कर सकते हो, तो आप इसको कर लेना। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है, ये बोट एंड स्टीम से आप कह सकते हो, और अच्छा क्वेश्चन है, ये भी समझने वाला है। कहता है रवि नदी राफ्टिंग के लिए ऋषिकेश गया था, वह स्थिर जल में, देखो यहाँ से मतलब सही क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। स्थिर जल का मतलब होता है शांत जल, स्टिल वाटर, मतलब पानी की कोई भी गति नहीं है, बोट चलेगी सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीड से। तो आप कह सकते हो कि बोट की जो स्पीड है ना, सिर्फ और सिर्फ बोट की स्पीड वो है 16 किलोमीटर पर आवर। एक सेकेंड। हाँ, तो भाई जैसे कि बोट की जो स्पीड है वो आपको दे रखी है, देखो 16 किलोमीटर पर आवर। अब इसके अलावा थोड़ा सा आज पेन में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, तो आप समझ जाना, देखो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। आगे क्या कहता है, देखो कि उसे प्रवाह की और तुलना में प्रवाह के प्रतिकूल में 3 गुना अधिक समय लगता है। इसका क्या मतलब है, देखो जैसे वो कुछ दूरी चले B+W में, और बिल्कुल उतनी ही दूरी वो चले B-W में, तो उसको जो टाइम लगता है ना, देखो वो 3 गुना लगता है B-W में। और जब सेम डिस्टेंस होता है तो आप समझते हो स्पीड का रेशियो उल्टा बन जाता है, तो वो 3:1 बनेगा। अब टाइम का देखो रोल ख़त्म हो गया, स्पीड का रेशियो आ गया, और बेसिकली B+W B-W स्पीड सी होती है। अब जैसे मैं रेशियो में आपसे पूछूं कि बताओ भाई B की वैल्यू क्या होगी, तो आपको बहुत अच्छे से पता है दोनों को जोड़ के आधा करना होता है। 3 और 1 4 का आधा 2। अगर मैं आपसे W की वैल्यू पूछूं, तो आप बोलोगे 3 में से 1 गया 2 और 2 का आधा 1, मतलब दोनों को घटा के आधा करना होता है। और ये रेशियो में है, जबकि बोट की स्पीड आपको गिवन है, देखो 16। अगर 2 की वैल्यू 16 है तो 1 की वैल्यू 8 है, और 1 की ही वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ जो हमसे पूछा जा रहा है नदी के प्रवाह की दर, यानी कि वाटर की स्पीड, तो वो रहेगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, DI का क्वेश्चन है, और यहाँ देखो आपको बता रखा है कि जो लाभ हुआ है एक कंपनी को 6 वर्षों में, वो कितना कितना परसेंट हुआ है, ये आपको दिखा रखा है। और लाभ परसेंट का एक फॉर्मूला भी बता रखा है। कैसे निकलेगा कि ऊपर आप राजस्व में से ना व्यय यानी कि खर्च घटा कर दिखाओगे, नीचे आप खर्च ही रखोगे, और परसेंट के लिए 100। 2013 की बात हो रही है, देखो तो 2013 की जो बात हो रही है, तो सबसे पहले हम इसका ना प्रॉफिट परसेंट देखेंगे कि कितना इसको प्रॉफिट परसेंट हुआ है। वो 25% है। 25% की फ्रैक्शन आप समझते हो 1/4 होता है, या फिर सही मायने में 25% का मतलब 1/4 गुना 100 होता है। तो ये जो 100 है ना, आप इसको तो हटा ही दो, मतलब 100 का कोई काम नहीं है। आपको समझना है 1 और 4 में से 1 किसको बता रहा है, 4 किसको बता रहा है। तो बड़े ध्यान से देखो, ऊपर जैसे कि लिखा हुआ है राजस्व माइनस व्यय, और नीचे व्यय, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो खर्च है वो व्यय जो है वो तो 4 है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई राजस्व की वैल्यू बताओ रेशियो में, तो बड़े ध्यान से आपको समझना है। देखो R-V को आपको 1 बनाना है, जबकि V आपके पास 4 है। तो आप 4 को घटाओगे किस में से कि 1 आ जाए, आप बोलोगे 5 में से, तो राजस्व का रेशियो आ गया 5।
अब देखो जो ये व्यय है ना, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1600, 4 की वैल्यू आपको दे रखी है 1600, 1 की वैल्यू आप समझ रहे हो 400 रहेगी, और 5 की वैल्यू 5 गुना 400 यानी कि 2000। तो यहाँ पर राजस्व जो होगा वो 2000 रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 18 में। कहता है कि एक परीक्षा में छात्र ई के अंकों में 45% की वृद्धि की गई पहले तो, और फिर तुरंत 40% की कमी कर दी, जिसके कारण क्या हुआ कि उसके जो अंतिम अंक थे, मतलब इन दो चेंजेस के बाद, वो उल्टा 52 नंबर कम हो गए। तो आपको बताना है ई जो पहले प्राप्त कर रहा था ना नंबर, वो कितने थे। अब देखो यहाँ पर दो लगातार चेंजेस हुए, और दो चेंजेस को एक चेंज में बदलने के लिए आपने ज़रूर फार्मूला पढ़ रखा है, जो कि होता है x+y+xy/100। इसका काम होता है दो चेंजेस को एक चेंज में बदलना, नेट चेंज में बदलना। x का मतलब जैसे कि यहाँ पर 45 है, वृद्धि हुई है, बट आपको ध्यान रखना है जो चीज़ कम होती है ना उसको आप माइनस के साथ लोगे, तो y यहाँ पर आप 40 नहीं बोलोगे बल्कि -40 बोलोगे। और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 180 और एक ज़ीरो 1800 बनेगा, डिवाइड बाय 100। तो इसको जब आप पूरा कैलकुलेट करोगे, देखो 45 में से 40 गया 5, और 5 में से 18 घटाने का मतलब है -13, और माइनस आपको बता रहा है कमी। तो इसका मतलब है उसके मार्क्स में 13% की कमी होनी चाहिए, और बिल्कुल कमी हुई भी है लेकिन 52 की। तो यानी कि 13% की वैल्यू 52 है, 1% की वैल्यू आप समझ रहे हो 4 है, और जो शुरुआत में इसको नंबर मिल रहे थे वो अपने आप में 100% थे। तो उस 100% की वैल्यू 4 गुना 100 यानी कि 400 होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट से है। कहता है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4944 रुपये है। यदि प्रतिवर्ष ब्याज की दर समय का 15 गुना है, मतलब देखो ये आपको घुमा के इन्होंने बताने की कोशिश की है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ना यहाँ पर 30% है, इन्होंने बोला 15 गुना है टाइम का, टाइम 2 वर्ष है, तो यानी कि रेट हो गया 30%। कहता है कि समान समय पर समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। कहने का मतलब है प्रिंसिपल भी सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम, और टाइम भी सेम यानी 2 साल। बस SI से ना CI बताना है, साधारण ब्याज को कन्वर्ट करना है चक्रवृद्धि ब्याज में। अब इसके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप प्रिंसिपल पे जाओ, आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए कि साधारण ब्याज को चक्रवृद्धि में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो बस ब्याज पर ब्याज लगाना होता है। जैसे ये 2 साल का साधारण ब्याज, और मैं आपसे पूछूँ 1 साल का बताओ, तो तुरंत आप इसको आधा कर दोगे, और इसका आधा कितना होगा देखो, 2 4 और 7 2। तो यानी कि पहले साल जो हमें ब्याज मिला होगा साधारण वो 2472 होगा, और दूसरे साल भी सेम होता है 2472 होगा। अब इसी को देखो आप CI बनाओ, तो CI में भी पहले साल तो सेम ही होता है, जो SI है वही CI है, और सेकंड ईयर में भी इतना तो मिलता ही मिलता है, प्लस ब्याज पर ब्याज और मिलता है। तो आप इस पहले वर्ष के ब्याज का ना 30% निकालो, और वो होगा ब्याज पर ब्याज। तो यहाँ देखो 2472 का 30% निकालते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करिए आपने, 2 में 6 हो गया, 3 गुना 7 21, 2 हो गया, और 3 गुना 4 12 और 2 14, और 3 गुना 2 6 और 1 7, नीचे एक 10 है तो पॉइंट। तो आप बोलोगे 741.6, इतना और जोड़ दो। तो ये पूरा का पूरा भाई 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। हालांकि इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, देखो ये तो जुड़कर आपके सामने लिखा है। बस आपको इसमें जोड़ना कितना है, 741.6, और जब आप इतना जोड़ोगे तो बहुत आसानी से आपको इतना मिल जाएगा। देखो भाई लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। कहता है कि अब से 2 वर्ष बाद राम की आयु, राम की वर्तमान आयु और 10 वर्ष पूर्व उसके आयु के औसत से दुगनी हो जाएगी। अब जो ये जितनी भी कन्फ्यूज़न है ना यहाँ पर देखो, तो आप सबसे आसानी से निकल सकते हो x मान के। अब मान लो राम की वर्तमान आयु x है, और अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 2 वर्ष बाद क्या होगी, तो आप बोलोगे x+2 होगी। अब ये 2 वर्ष बाद की जो आयु है ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है देखो राम की वर्तमान आयु और 10 वर्ष पहले की आयु के औसत के दुगने से, मतलब ये तो औसत हो गया इसके दुगने के।
तो देखो 2 से 2 कट जाएगा और x प्लस 2 आपको बराबर मिल जाएगा यहाँ पर 2x माइनस 10 के। बाकी जब आप इसको सॉल्व करोगे x देखो यहाँ जाकर x रह जाएगा, -10 इधर आकर ऐड हो जाएगा यानी 12। तो राम की वर्तमान आयु जो आपने x मानी थी वो 12 आ चुकी है। 4 साल पहले आपसे पूछी जा रही है तो 4 आप घटा लो, तो आंसर रहेगा 8 साल। 8 साल इसका आंसर रहेगा। बाकी यहाँ देखो ये आंसर की ख़त्म होती है, जल्द किसी और आंसर की के साथ मिलते हैं, तब तक आप इसको अच्छे से कंप्लीट करो। मिलते हैं बाकी जल्द। थैंक यू।